मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी कर चल रही होगी। लास्ट 15 डेज़ रह गए हैं यहाँ पर हमें, और इसमें हमें अपनी तैयारी को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। मैं आज पॉलिटी की मैराथन लेके आया हूँ। इसमें उम्मीद करता हूँ मैं आपकी हाफ ऑफ पॉलिटी, आधी पॉलिटी मैं आपकी कंप्लीट करा दूँगा। हाफ पॉलिटी है ना। और यहाँ पर हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि हमें पेपर के बाद बस एक पेपर के टाइम पर, ये पेपर तो आ ही गया, उसके टाइम बस एक बार और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम और अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जो ये कर रहे हैं, ये हम एम लक्ष्मीकांत की तरह कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से कर रहे हैं। इसे पॉलिटी की बाइबल बोला जाता है। चाहे यूपीएससी कितना भी टफ पूछ रहा हो, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम यहाँ से पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर निकला हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसे आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से जानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप था। ये कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला स्टेप था। इसकी वजह से ना कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। जो ये काउंसिल थी, इसे कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके द्वारा मद्रास और इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते थे। इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी, जो एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करती थी, और इसने कंट्री पर अपना कंट्रोल और सख्त कर दिया। इसने भारत में राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये कंपनी को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस परिषद को कलकत्ता काउंसिल भी कहा जाता था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर इसके अधीन हो गए। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार, रिश्वत नहीं ले सकते थे। इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद बनाया, जो एक गवर्निंग बॉडी थी और वो कंपनी पर अपना कंट्रोल रखती थी। इस अधिनियम ने भारत के इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब हम 1771 का संशोधन पढ़ते हैं। ये मेनली संशोधन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसने सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं पूछ सकती थी। कंपनी के कर्मचारी को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। राजस्व वसूली के मामले सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। कलकत्ता के सभी निवासी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आ गए। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि हिंदू मामले हिंदू कानून के हिसाब से, मुसलमान मामले मुसलमान कानून के हिसाब से चलेंगे। इस अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि प्रांतीय न्यायालयों में अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में न होकर सर्वोच्च न्यायालय में होगी। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों के लिए विनियमन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बनाएगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। देख लो, इसने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल वीक कर दिया। ये अब दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1771 का संशोधन अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बारे में कोई नहीं पूछ सकता था। कंपनी के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। राजस्व और राजस्व वसूली के मामले सर्वोच्च आधिकारिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। कलकत्ता के सभी निवासी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आ गए। इस अधिनियम ने यह व्यवस्था की गई हिंदू मामलों के लिए हिंदू कानून, मुसलमान मामलों के लिए मुस्लिम कानून। इस अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में न होकर सर्वोच्च न्यायालय में
ना हो। मतलब जो प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं करी जाएगी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जाएगी। ये इस कानून ने व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों के लिए विनियम गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल बनाएगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। अब हम 1774 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कामों को पृथक कर दिया। इसने कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत की। राजनीतिक मामले के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वाणिज्य मामले के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दोबारा पढ़ो। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य का कार्यों को अलग अलग विभाजित कर दिया। इसने कंपनी में द्वैध शासन शुरू कर दिया। राजनीतिक मामलों के लिए नई संस्था का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वाणिज्यिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को हो गए, राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। 1786 का एक्ट, ये मेनली कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। इस अधिनियम ने ये कॉर्नवालिस के लिए पारित किया गया था। इस विशेष मामले के लिए जो गवर्नर जनरल था वो अपने काउंसिल के निर्णय को नहीं मान सकता था और कमांडर इन चीफ और सेनापति का पद उसको दिया गया। 1786 का एक्ट, विशेष मामलों में गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णय को नहीं मान सकता था और कमांडर इन चीफ और सेनापति का पद भी उसे दिया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम, ये जो शक्ति कॉर्नवालिस को 1786 में दी गई थी वो सभी गवर्नर को दे दी गई। कंपनी के एक अधिकार को, कंपनी की मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसकी जो पूरी सैलरी होगी ना वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1984 में बनाया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल सिस्टम को संभालता है उसकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। आगे चलकर ना जो तुम्हारे ये थे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने होम चार्जेस का सिद्धांत दिया। जो कांग्रेस का शुरुआती चरण था, जिसे पहला चरण बोलते हैं नरमपंथियों का, इसमें कांग्रेस के नेता ने जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसे एक्सपोज किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और होम चार्जेस, जिसे गृह व्यय बोलते हैं, उस सिद्धांत में इन्होंने बोला कि ना ये लोग क्या करते हैं, सैलरी हमारे यहाँ से लेते हैं और पैसा हमारे यहाँ खर्च करते हैं। इसकी शुरुआत 1793 से हो गई थी और इसमें बोला कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे उनको सैलरी भारत के रेवेन्यू से दी जाएगी। अब 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लीजिए। 1813 का चार्टर एक्ट, इसने चाय और चीनी को छोड़कर कोई भी इस कंपनी का एक अधिकार खत्म कर दिया। इसने बोला कि आपका एक अधिकार केवल चाय और चीनी पे रहेगा। और ईसाई मिशनरी होती है ना, ईसाई मिशनरी कमी, आप ये ले लीजिए, ईसाई मिशनरी को आने की अनुमति दे दी गई। पश्चिमी शिक्षा पे ध्यान दिया गया, 1 लाख रुपए दिए गए थे। और इसने स्थानीय सरकारों को बोला कि भाई आप कर ले सकते हो। इसने स्थानीय सरकारों को कर लगाने की अनुमति दे दी गई। 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ लीजिए। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। सारी पावर उसे दे दी गई। ऐसा पहले विलियम बेंटिक था। इसने पहली बार ऐसी सरकार का गठन किया जिसका संपूर्ण भारत पे कंट्रोल हो, है ना। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक बोला गया और अब बनाए गए कानून को एक्ट बोला गया। बाद में बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक रह गई थी। खुली प्रतियोगिता शुरू करने की कोशिश की पर इन लोगों ने बंद कर दिया। इन लोगों ने मना कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया। 1793 का एक्ट अधिनियम पढ़ लीजिए। पहली बार गवर्नर जनरल के प्रशासनिक और विधायी कार्य को अलग कर दिया गया। जो 1784 में कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था, ऐसे ही 1853 में कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 6 पार्षद जोड़े गए। इसे केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। इनका काम कानून बनाना था। भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई, है ना। जिसके लिए मैकाले समिति बनाई गई थी। इसने कंपनी को असीमित समय तक राज्य करने की अनुमति दे दी। जैसे पहले सरकार 20-20 साल की अनुमति देती थी। जैसे 1793 के एक्ट में 20 साल दिया, फिर 1813 में 20 साल दिया, फिर 1853 में 20 साल दिया। अब इसने बोला कि भाई आप अनलिमिटेड टाइम तक राज करो। इसने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में जोड़ा गया। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। बंगाल, मद्रास, आगरा और बम्बई से एक
1858 का इसे भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव। जो भारत सचिव था वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तराधिकारी था। और वाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के वायसराय कर दिया। पहले ऐसे लॉर्ड कैनिंग थे। इसने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। जो द्वैध शासन 1784 में आया था उसने इसे समाप्त कर दिया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य काउंसिल का गठन किया गया। और बाकी इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 1861 का एक्ट आया, इसने कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें तुम्हारा बनारस के राजा पटियाला महाराज और सर दिनकर राव थे। और वायसराय पर इन लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, है ना। इस अधिनियम ने बंगाल, बम्बई, मद्रास की विधायी शक्तियों को जो प्रक्रिया 1873 से शुरू हुई थी और 1833 में पूरी हो गई थी, और फिर वापसी जो शक्तियाँ लौटाना शुरू करी वो 1861 में लौटाना शुरू करी, जो 1935 में कंप्लीट हो गई थी। इसने उन्हें शक्तियाँ वापसी देना शुरू कर दिया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब, नई विधान परिषद का गठन किया गया। कैनिंग के पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी गई। वायसराय आपात स्थितियों में अध्यादेश ला सकता है और जिसकी अवधि 6 महीने है। 1852 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें केंद्रीय और विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि की गई। विधान परिषद को कुछ और अधिकार दिए गए। बजट पर बहस करने के लिए, कार्यपालिका से उत्तर पूछने के लिए अधिकृत किया गया। अपेक्षाकृत चुनाव की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत हुई। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते समय गवर्नर जनरल को जिला परिषद, जमींदार, गैर सरकारी सदस्य की सिफारिश भी ध्यान में रखना जरूरी था। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे केंद्रीय विधान परिषद में की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 69 होगा, वैसे 60 कर दिया इन्होंने कि। और इसमें सरकारी बहुमत था, पर प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति थी। दोनों स्तर पर परिषद को कुछ अधिकार दिए गए। विधान परिषद के सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प रख सकते थे। स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति बने जो वायसराय की कार्यकारी के सदस्य थे, जिन्हें विधि सदस्य के नाम से जाना गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन, भारत शासन अधिनियम 1919 में 17 अगस्त 1917 में सरकार ने पहली बार घोषणा की कि भारत में उसका लक्ष्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। केंद्रीय और प्रांतीय सूची की पहचान की कर उनमें बंटवारा किया गया। प्रांत पर केंद्र का नियंत्रण कम हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था आई। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। महिला को वोट डालने का अधिकार मिला। वायसराय की सरकार कार्यकारी काउंसिल में 6 में से 3 भारतीय होना जरूरी था। कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर प्रत्यक्ष निर्वाचन की ओर बढ़ा दिया गया। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन का फायदा दिया गया। इस कानून में लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई और भारत सचिव के कुछ अधिकार उसे दिए गए। भारतीय लोकसेवा आयोग की नियुक्ति की गई। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग बनाने की बात की गई। 10 साल बाद वैधानिक आयोग 1927 में तुम्हारा भारत संघ की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूची हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। देशी रियासतों को भी शामिल होना था। तीन सूचियां बनाई गई। केंद्रीय, राज्य, समवर्ती। अब से सूची वायसराय को दे दी गई। भारत में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन की परंतु ये कभी आ नहीं पाया। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, यूपी, असम। मताधिकार विस्तार किया गया। आरबीआई की स्थापना की गई। 1937 में संज्ञानालय बनाया गया। राज्य लोकसेवा आयोग, संयुक्त लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग बनाया गया। भारत सचिव की काउंसिल खत्म कर दी गई। भारत शासन अधिनियम 1947, 20 फरवरी 1947 को एटली ने एक घोषणा की कि वो 30 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 1946 की जो बनाई गई विधानसभा है उन क्षेत्र पर लागू नहीं होगी जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना है। इसमें दो डोमिनियन राज्यों के लिए गवर्नर जनरल पद की नियुक्ति की गई और राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश राज को करेगा। भारत के सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामले के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी जाएंगी।
संविधान लागू होने तक देश 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलता रहेगा। अंतिम सरकार, जिसके अध्यक्ष वायसराय थे। नेहरू फॉरेन मिनिस्टर थे, कॉमनवेल्थ के उपाध्यक्ष थे, तो है ना। पटेल होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। जॉन मिथाई इंडस्ट्री मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर। CH भामा माइंस एंड एनर्जी। लियाकत अली फाइनेंस। अब्दुल निस्तार पोस्ट एंड एयर। आसिफ अली रेलवे। राजाजी एजुकेशन। II चंद्रशेखर कॉमर्स। गजनवर अली खान हेल्थ। JN मंडल लॉ। अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में वायसराय के कार्यकारी सदस्य। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री। JL नेहरू प्राइम मिनिस्टर एंड साइंस एंड कॉमनवेल्थ। फॉरेन पॉलिसी। पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। आयरन रेलवे जॉन मिथाई। RK फाइनेंस। अहमद कौर अंबेडकर लॉ। जगजीवन राम श्रम। बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ। मौलाना आजाद एजुकेशन। CH भामा कॉमर्स। किदवाई संचार। SPM उद्योग। गाडगिल कार्य खान और ऊर्जा।